नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अमित पवार ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको जो खबर बताने जा रहा हूँ वह एक युवक की है। वह युवक अपने और अपने परिजनों के सपने पूरे करने के लिए विदेश जाता है। वहाँ 3-4 महीने की नौकरी करता है, उसके बाद उसका अपहरण हो जाता है। उसे टॉर्चर की हदों से गुजरना पड़ता है। टॉर्चर करते समय अपहरणकर्ता उसका सिर तक फाड़ देते हैं। बाद में परिजन गहने बेचकर वहाँ रुपए बेचते हैं और अपने बेटे को छुड़ा कर लाते हैं। गाजीपुर जनपद का सैदपुर कोतवाली क्षेत्र का एक गांव रस्तीपुर होता है। रस्तीपुर गांव निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक शिव मूरत कुशवाहा का बेटा प्रदीप कुशवाहा विदेश में नौकरी करने के सपने संजोता है। दरअसल हम आपको बता दें, वर्ष 2015 से 2019 तक प्रदीप कुशवाहा नोएडा में रेस्टोरेंट चलाता है। उसके बाद कोरोना आता है और उसका रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। वह जॉब की तलाश करता है लेकिन उसे जॉब नहीं मिल पाती। बाद में वह विदेश में जॉब की तलाश करता है। प्रदीप को थाईलैंड के जंगमाई शहर में एक रेस्टोरेंट में मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। वह अपने सपने पूरे करने के लिए थाईलैंड पहुंच जाता है। वहाँ 3-4 महीने की नौकरी करता है। उसके बाद वह सोचता है कि अपना वेतन बढ़वा ले। वेतन बढ़वाने के लिए उसे दूसरी नौकरी अप्लाई करनी थी। वह दूसरी नौकरी अप्लाई कर देता है तो उसे थाईलैंड के ही माइसोट में नौकरी का ऑफर आता है। उसके पास एक फ़ोन आता है। उसे कहा जाता है कि आपका ऑडियो इंटरव्यू है। ऑडियो इंटरव्यू वह देता है। उसके बाद उसे कहा जाता है कि वह इसमें पास हो गया है, अब उसे फिजिकल इंटरव्यू देना होगा। फिजिकल इंटरव्यू के लिए उसे एक स्थान पर बुलाया जाता है। वह वहाँ चला जाता है। वह वहाँ जाकर संबंधित व्यक्ति या यूँ कहिए कि उस कंपनी के एचआर को फ़ोन करता है जहाँ से उसका इंटरव्यू लिया गया था। उसके बाद 15 मिनट के बाद उसके पास एक कार आती है और वह उस कार में बैठकर चल देता है। वह पूछता है इंटरव्यू की लोकेशन कहाँ है, तो कार चालक बोलता है एयरपोर्ट के पास। वह अपने मोबाइल में एयरपोर्ट की लोकेशन डाल लेता है। कार थोड़ा आगे चलती है तो कार विपरीत दिशा में जा रही होती है। प्रदीप पूछता है कि लोकेशन दूसरी बताई थी, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो कार चालक के बगल में जो बैठा होता है वह कार के डैशबोर्ड से पिस्टल निकालता है और उसकी कनपट्टी पर लगाकर साथ बैठने के लिए कहता है। प्रदीप घबरा जाता है। प्रदीप समझ जाता है कि वह मुसीबत में फंस गया है। इसके बाद उसे एक नदी के किनारे ले जाकर कार से उतार दिया जाता है। वहाँ पहले ही 5-6 लोग खड़े हुए थे। वह उसे एक नाव में बैठाकर उस नदी को पार कराते हैं। जब वह नदी पार करता है तो पहाड़ों के बीच में आर्मी की ड्रेस में यार लिए लोग वहाँ खड़े होते हैं। वह समझता है कि यह आर्मी कैंप है, लेकिन जब वह मोबाइल में लोकेशन देखता है तो वह म्यांमार की निकलती है, क्योंकि जब तक उसके पास मोबाइल था। उसके बाद उसे एक बिल्डिंग में ले जाया जाता है। वहाँ उसे दिखाया जाता है कि यहाँ तुम्हारी नौकरी है। वहाँ काफ़ी कंप्यूटर सेटअप थे, उन पर युवा काम कर रहे थे। उसे बताया जाता है कि तुम्हें यहाँ नौकरी करनी है। उसके बाद उसे एक दूसरी बिल्डिंग में ले जाया जाता है। प्रदीप से उसका मोबाइल भी छीन लिया जाता है। हालांकि जब उससे मोबाइल छीना गया उससे पहले वह अपनी पत्नी और कुछ दोस्तों को वहाँ की लोकेशन भेज देता है और लिख देता है कि वह मुसीबत में फंस गया है। इसके बाद जिस कमरे में उसे रहने के लिए कहा गया वहाँ पहले ही 8-9 लोग रहते थे, उनमें 2 भारतीय भी थे। जब वह ऑफिस से आते हैं तो प्रदीप उनसे पूछता है कि यहाँ क्या काम होता है। वह प्रदीप को बताते हैं कि यहाँ स्कैम होता है। प्रदीप डर जाता है। प्रदीप उनसे पूरी कहानी सुनता है, वहाँ से निकलने की बात करता है, लेकिन वह उसे कह देते हैं कि यहाँ से नहीं निकला जाता। हालांकि इतना भी बताते हैं कि अगर इन लोगों को वह रुपए दे दे तो वह निकल सकता है, लेकिन रुपए देने के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं होती कि वह उसे जाने देंगे। उसके बाद प्रदीप हैरान और परेशान हो जाता है। प्रदीप वहाँ से निकलने का प्रयास करता है लेकिन वह निकल नहीं पाता। प्रदीप उसके बाद ऑफिस जाकर अपना काम शुरू कर देता है। बताया जाता है कि व्हाट्सएप के माध्यम से डाटा मंगाया जाता था और एक ऐप डाउनलोड कराया जाता था। उसके बाद प्रदीप जैसे युवाओं का काम खत्म हो जाता था, दूसरी टीम उस डाटा से स्कैम करती थी।
प्रदीप जब ऑफिस जाता है तो एक व्यक्ति को वह 12 लाख रुपए का ऑफर दे देता है। वह कहता है कि मैं तुम्हें 12 लाख रुपए तक दे दूंगा, मुझे यहाँ से निकलवा दो। लेकिन वह व्यक्ति उसे मना कर देता है। उसके बाद 17 मई को भारतीय तीनों युवक एक मोबाइल का प्रबंध करते हैं। वह चोरी छिपे मोबाइल खरीद कर ले आते हैं। 17 मई को उस मोबाइल को आने के बाद प्रदीप अपने परिजनों से बातचीत करता है और पूरे मामले की जानकारी देता है। जब परिजनों को पता चलता है तो परिजन परेशान हो जाते हैं। परिजन यहाँ भारत में अधिकारियों से संपर्क करते हैं और पूरी कहानी बताते हैं। इधर परिजन अधिकारियों के यहाँ गुहार लगाते हैं। वह बेटे को लाने के लिए अधिकारियों से गुहार लगाते रहते हैं। उधर प्रदीप उस मोबाइल से एक अधिकारी से संपर्क करता है। वह अधिकारी वहाँ थाईलैंड के एम्बेसी में होता है। उस अधिकारी से जब बातचीत करता है तो वह अधिकारी उसे वहाँ की लोकेशन, फ़ोटो, पासपोर्ट की कॉपी मंगाता है। उसके बाद 1 जुलाई को प्रदीप के कमरे पर छापा पड़ जाता है। जब प्रदीप पूरा डाटा उस अधिकारी को भेज देता है, उसके बाद 1 जुलाई 2024 को उसके रूम पर छापा पड़ता है और मोबाइल और लैपटॉप बरामद होता है। जब मोबाइल और लैपटॉप बरामद होता है तो छापा मारने वाले लोग प्रदीप को पकड़ लेते हैं और उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। वह उसे एक टॉर्चर रूम में लेके जाते हैं और वहाँ उसकी बेहताशा पिटाई करते हैं। पिटाई करते करते उसके सिर में डंडा लग जाता है, जिससे उसका सर फट जाता है। उसका सर फटने के बाद वह बेहोश हो जाता है। वह लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहाँ टाँके लगवा कर लेकर आते हैं। वह 3 जुलाई को होश में आता है, लेकिन वह उससे बार बार एक ही सवाल पूछते हैं कि उसने डाटा किसे भेजा। लेकिन प्रदीप अपने एक ही बयान पर अड़ा रहता है कि उसने डाटा नहीं भेजा किसी को भी, उसने सिर्फ अपनी पत्नी को यहाँ की जानकारी दी है। वह उसे मारते पीटते हैं, करंट तक उसे लगाते हैं, या यूँ कहें कि टॉर्चर की सभी हदों को वह पार कर देते हैं। लेकिन प्रदीप अपने उसी बयान पर अड़ा रहता है। जब प्रदीप की पिटाई हो रही होती है तो उसे एक व्यक्ति कहता है कि तुम हमें 10 लाख रुपए दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। वह उसके परिजनों से संपर्क कराते हैं। प्रदीप अपने परिजनों को 10 लाख रुपए भेजने के लिए कह देता है। परिजनों के पास इतने पैसे नहीं होते। वह रिश्तेदारों से प्रबंध करने का प्रयास करते हैं, कुछ रिश्तेदारों से लेते हैं। प्रदीप की पत्नी और प्रदीप की मां के गहने बेचकर रुपयों का प्रबंध किया जाता है। उसके परिजन उन लोगों को रुपए भेजने शुरू कर देते हैं। 6 जुलाई को एम्बेसी से 40 लोगों की सूची आती है। सूची में 19वें स्थान पर प्रदीप का भी नाम होता है। प्रदीप किसी तरह अपने परिजनों से संपर्क करता है और रुपए न भेजने के लिए कहता है। वह कहता है कि यहाँ से निकलने वालों की सूची आ गई है, अब उम्मीद है कि वे यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन कई दिन बीत जाते हैं। उधर परिजन पैसे भेजने बंद कर देते हैं, उधर कोई अधिकारी उनकी सुध नहीं लेता। जब कई दिन बीत जाते हैं तो प्रदीप को फिर टॉर्चर शुरू कर दिया जाता है। प्रदीप फिर अपने परिजनों से पैसे मंगाता है। 13 जुलाई तक परिजन उसके पैसे भेज देते हैं। उसके बाद 18 जुलाई को एक अधिकारी 6 पासपोर्ट लेकर आता है और उन्हें वहाँ से निकालने के लिए कहता है। प्रदीप से बातचीत करता है और पैसों की डिमांड कर देते हैं। 2,70,000 रुपये की डिमांड फिर कर दी जाती है। वह अधिकारी कहता है कि यहाँ देने पड़ते हैं, यहाँ से निकालने के लिए प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत यहाँ रुपए देने पड़ेंगे। प्रदीप फिर अपने परिजनों से पैसे मंगाता है और उस अधिकारी को देता है। वहाँ से उन्हें कहा जाता है कि अभी उन्हें बॉर्डर पार करने के लिए आर्मी को सरेंडर करना होगा। आर्मी को सरेंडर करने के बाद फिर वहाँ लोकल थाने की पुलिस को सरेंडर करना होगा। लोकल थाने की पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट में अपनी गलती माननी होगी और वहाँ जुर्माना जमा करने के बाद उन्हें जाने की अनुमति दी जाएगी। प्रदीप इसकी हाँ भर लेता है। पूरा प्रोसेस करने के लिए वह तैयार हो जाता है। जिन लोगों को वहाँ से निकालना था, यह प्रक्रिया कराई जाती है। जब उन्हें वहाँ लोकल थाने की जेल में डाला जाता है तो एक छोटे से कमरे में 60 लोग होते हैं। 30 लोग सोते थे, 30 लोग बैठते थे। बैठने की जगह में सोना उन्हें पड़ता था। उस समय उन्हें कई बीमारियां भी हो गई थी। एलर्जी जैसी बीमारियां प्रदीप और उसके अन्य साथियों को हो गई थी। उसके बाद प्रदीप पूछता है कि उन्हें यहाँ से कब निकाला जाएगा। तो अधिकारी कहते हैं कि अभी कागजी प्रक्रिया चल रही है, इसमें समय लगेगा।
भारत में जन्माष्टमी का त्यौहार होने के कारण अवकाश की बात कह दी जाती है। लेकिन वहीं प्रदीप को एक दलाल मिलता है और वह 60,000 रुपये देकर उसे वहाँ से निकालने की बात कहता है। प्रदीप फिर 60,000 रुपये मंगाता है और उस दलाल को देता है। प्रदीप भारत आ जाता है। जब प्रदीप भारत आता है तो एयरपोर्ट पर उन्हें बैठा दिया जाता है। कहा जाता है कि अब अधिकारी उनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। रात भर उन्हें बैठाया जाता है। सुबह करीब 5 बजे प्रदीप व उसके अन्य साथियों को अंदर अधिकारी बुलाते हैं और उनसे सवाल जवाब करते हैं। 5 मिनट की प्रक्रिया करते हैं और उन्हें जाने के लिए कह देते हैं। प्रदीप अधिकारी से पूछता है कि उनकी गलती क्या थी, उन्हें यहाँ रात भर क्यों बैठाया गया। यह प्रक्रिया तो तुरंत हो सकती थी, उनकी कोई गलती नहीं थी, उनका वहाँ अपहरण हुआ था, वह वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकल कर आए हैं। तो अधिकारी जवाब देते हैं कि उनके परिजनों ने सोशल मीडिया पर अधिकारी के खिलाफ लिखा है, यानी कि उसके परिजन अपने बेटे को लाने की गुहार लगा रहे थे, वह भी अधिकारी को पसंद नहीं आया। जब बेटा बाहर आता है तो परिजन उसका फूल मालाओं से स्वागत करते हैं। सबसे पहले प्रदीप अपनी बहन के यहाँ गाजियाबाद जाता है। वहाँ रहने के बाद प्रदीप अपने गांव जाता है। जब वह अपने गांव जाता है और रेलवे स्टेशन पर उतरता है तो उसके यार दोस्त और ग्रामीण फूल मालाओं से उसका जोरदार स्वागत करते हैं। घर पहुंचते ही पूरे परिवार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हर कोई प्रदीप के पहुंचने पर भावुक नजर आता है। प्रदीप की पत्नी, प्रदीप की माँ, प्रदीप का भाई, प्रदीप के बच्चे जहाँ बेहद भावुक थे, वहीं पूरा गांव भावुक था। प्रदीप के आने के बाद नेताओं का जमावड़ा भी वहां लग जाता है। वहां के सांसद प्रदीप के यहाँ पहुंचते हैं, कई बड़े नेता वहां पहुंचते हैं, प्रदीप से पूरे मामले की जानकारी लेते हैं, प्रदीप का हौसला बढ़ाते हैं। लेकिन कोई भी नेता यह नहीं पूछता कि वहां जो पैसा लगा है वह कहां से आया है, या यूं कहें कि प्रदीप की मदद के लिए कोई भी हाथ नहीं बढ़ाता है। प्रदीप के पास सांत्वना देने या उसका हौसला बढ़ाने के लिए नेताओं की लाइन तो लगी रहती है, लेकिन उसकी मदद कोई नहीं करता। दोस्तों, प्रदीप अपने और अपने परिजनों के सपने पूरे करने के लिए गया था। भारत में भी वह नौकरी कर सकता था, लेकिन उसने सोचा कि विदेश में जाएगा, अच्छा पैसा मिलेगा, अपने और अपने परिजनों के और अपने बच्चों के सपने पूरे करेगा। उसे क्या पता था कि वह वहाँ चरमपंथियों के चुंगल में फंस जाएगा, उसका अपहरण हो जाएगा। वह तो महज इंटरव्यू देने के लिए गया था। दोस्तों, खबर को सुनाने का मकसद एक ही है कि अगर कहीं किसी जॉब के लिए अप्लाई करें तो पहले उसे जांच लें, सतर्क रहें, सावधान रहें। प्रदीप के साथ जो हुआ वह आपके साथ न हो। इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।